तो इसमें पहला क्वेश्चन है 5 × 10 की घात -8 कूलाम तथा -3 × 10 की घात -8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा? अनंत पर विभव शून्य लीजिए। इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो आवेश लिए गए Q1 और Q2 और इन दोनों के बीच की जो दूरी दी गई है वो 16 सेंटीमीटर दी गई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछा गया था कि किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। तो पहले तो आपको मान लेना है कि माना बिंदु P पर विभव बराबर 0, यानी कि ये मान लिया गया कि जो बिंदु P है इस पर विभव क्या होगा? शून्य होगा। ये बिंदु शून्य मान लिया गया कि बिंदु P पर जो विभव शून्य होगा। तो अब इसके बाद फिर आपको ये भी मान लेना है कि माना यहाँ पर आप दो बिंदु ले लेना, एक A और इस तरफ लिख लेना B। तो माना AP बराबर x, यानी कि जो A से लेके P तक की दूरी है इसको मान लिया गया है x और टोटल दूरी जो दी गई है यानी कि r बराबर दिया गया है आपको 16 सेंटीमीटर। इसको जब मीटर में बदलोगे तो इसको लिख सकते हो आप 0.16 मीटर, यानी कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। जब 100 से भाग करेंगे तो ये 0.16 मीटर हो जाएगा। तो टोटल दूरी जो दी गई है वो 0.16 मीटर है। और इसमें हम लोगों ने बिंदु P जो लिया है यानी कि इस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। तो बिंदु A से P तक की दूरी मानी गई है x, यानी कि जो पहला आवेश है वो कहाँ पर स्थित है? बिंदु A पर। तो पहले आवेश से P की जो दूरी है वो x मान ली गई है। तो जब दूसरे आवेश से हम लोग दूरी निकालेंगे यानी कि BP, तो इसका मान ध्यान दीजिए टोटल दूरी है 0.16, ये टोटल दूरी थी। तो टोटल दूरी से अगर हम लोग ये वाला माइनस कर देंगे यानी कि A से लेकर P तक की दूरी -x, तो ये दूरी आ जाएगी फिर B और P के बीच की। तो ये तो दोनों के बीच की दूरी हो गई। और जो आवेश दिए गए इसमें पहला आवेश यानी कि Q1 बराबर दिया है 5 × 10 की घात -8 कूलाम और दूसरा आवेश दिया है Q2 बराबर -3 × 10 की घात -8 कूलाम। अब इसके बाद अतः P पर विभव, यानी कि अब बिंदु P पर हम लोग विभव निकालेंगे। तो विभव निकालने के लिए आप लिखेंगे V1 + V2 बराबर 0, क्योंकि आप पहले ही मान चुके हैं कि बिंदु P पर जो कुल विभव कितना होगा? शून्य होगा। तो बिंदु P पर जो विभव निकाला जाएगा वो आवेश Q1 के कारण और आवेश Q2 के कारण। तो इसलिए यहाँ पे V1 + V2 यानी कि आवेश Q1 के कारण विभव और आवेश Q2 के कारण विभव, इन दोनों का योग जो होगा बिंदु P पर वो शून्य हो जाएगा। तो जब V1 लिखेंगे यानी कि बिंदु P पर विभव आवेश Q1 के कारण, तो इसको आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r, ये इतना इसका सूत्र हो जाएगा। इसके बाद प्लस जब दूसरा लिखेंगे V2 वाला तो ये भी लिख सकते हैं आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2/r। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए पहला लिखना Q1 और दूसरा लिखना Q2 और दूरियाँ यानी कि पहले वाली दूरी आप R1 और दूसरे वाली दूरी R2, या फिर आप R1 और R2 के स्थान पर यहाँ पर ध्यान दीजिए जो x है इसको हम लोग मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2। तो चाहे तो आप यहाँ पे R1 और R2 का प्रयोग कर दीजिए या फिर सीधे आप लिख सकते थे AP यहाँ पर और इस जगह पर BP। तो मान लो हमने मान लिया R1 और R2, तो इन दोनों का योगफल जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पूरे में कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा Q1/R1 फिर प्लस Q2/R2 बराबर 0, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ये संख्या जब हम लोग दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा और फिर यहाँ पर हम लोग Q1 का मान 5 × 10 की घात -8 और Q2 का मान -3 × 10 की घात -8 रखेंगे। तो ये उधर चला गया, इसका मान 0। इसके बाद यहाँ पे Q1 का मान दिया था 5 × 10 की घात -8 बट्टे यहाँ पे दिया गया है R1। R1 की जगह पे आपको रखना है ये दूरी AP, यानी कि इसकी जगह पे हो जाएगा x। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए जो आवेश Q2 दिया गया है उसका मान -3 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग माइनस में जब रखेंगे तो ये प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा -3 × 10 की घात -8 और बट्टे यहाँ पे R2 इसका मान हो जाएगा 0.16 -x और बराबर हो जाएगा 0। इसके बाद 5 × 10 की घात -8 बट्टे x बराबर, ये माइनस में दिया इसको उसी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10 की घात -8 बट्टे 0.16 -x, इतना हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 10 की घात -8 से 10 की घात -8 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5/x बराबर 3 बट्टे यहाँ पे हो गया 0.16 -x। अब इसका तिरछा गुणा करेंगे तो जब 5 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 16×5 80, यहाँ पे 2 अंक का दशमलव लगा है तो इतना हो जाएगा। इसके बाद -5 का गुणा x में करेंगे तो 5x
बराबर इसका गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। इसके बाद 0.8, यहाँ पे 8 जीरो, इसको 0.8 भी लिख सकते हैं आप। फिर बराबर ये माइनस में है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 5 और 3 जुड़ के हो जाएगा 8x। यानी कि जब यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.8/8, यानी कि x बराबर इसको जब भाग करेंगे तो 0.1 मीटर, यानी कि x का मान जो आया है वो 0.1 मीटर आया है। या फिर आप इसको अगर सेंटीमीटर में बदल देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 0.1 गुणे 100, तो ये अब बदल जाएगा सेंटीमीटर में। तो x बराबर जब इसका गुणा करेंगे इसमें तो फिर ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि x का मान जो आया है वो 10 सेंटीमीटर आया है। तो आप लोग यहाँ पे चित्र में ध्यान दीजिए, यहाँ पर x हम लोगों ने माना था a से लेकर p तक की दूरी, यानी कि पहले आवेश से जो है बिंदु p की दूरी x थी, तो पहले आवेश से कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर वो शून्य होगा। यानी कि जो x का मान आया है वो यहाँ पर आया है 10 सेंटीमीटर, तो पहले आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो विभव का मान होगा वो शून्य हो जाएगा। तो ये पहली कंडीशन हुई, ये हो जाएगी। इसके बाद कंडीशन नंबर 2, यानी कि अगर हम लोग बिंदु P जो इन दोनों आवेशों के मध्य में लिया गया था, आपकी बार उसी रेखा पर इन दोनों से बाहर ले लिया गया और इसको मान लिया गया P1। इसके बाद टोटल दूरी दी है आपको 0.16 मीटर, तो हम लोग मान लेते हैं कि B से लेके P1 तक की जो दूरी है आपकी बार वो है x। अब की बार माना गया है यहाँ पे कि माना B P1 बराबर x, तो ध्यान दीजिए B से लेके P1 तक की दूरी हो गई x, तो हम लोग जब पहले आवेश से इसकी दूरी लिखेंगे यानी कि a P1, तो फिर इसका मान हो जाएगा 0.16 प्लस x। अब की बार ये x जो है दूर लिया गया है, इतना हो जाएगा, ये दूरी मीटर में है यहाँ पर, तो ये दोनों दूरियां हो गई। अब की बार बिंदु P पर फिर विभव शून्य करना है हम लोगों को, तो यहाँ पे लिखेंगे P1 पर विभव, तो फिर ये हो जाएगा V1 प्लस V2 बराबर 0। तो यहाँ पे तो यहाँ पर अब V1 का मान हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 यहाँ पे a से पहले आवेश से दूरी दी गई है इसकी a से लेके P1 तक की, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर a P1, फिर प्लस V2 का मान रखेंगे 1/4πε0 Q2 अब की बार दूसरे आवेश से दूरी लिखेंगे तो b P1 बराबर हो जाएगा 0। इसके बाद 1/4πε0 पूरे में कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा Q1/a P1, फिर प्लस दूसरे में हो जाएगा Q2/b P1 और इसका मान हो जाएगा 0। तो 1/4πε0 दूसरी तरफ जाएगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। यहाँ पर अब आवेश Q1 का मान लिखेंगे, इसका मान है 5 × 10⁻⁻⁸ बट्टे इसके बाद a P1 का जो मान है वो 0.16 प्लस x है, तो a P1 की जगह पे लिखेंगे 0.16 प्लस x प्लस इसके बाद Q2 का मान हो जाएगा -3 × 10⁻⁻⁸ और बट्टे b P1 का मान माना गया है x बराबर हो जाएगा 0। इसके बाद 5 × 10⁻⁻⁸ बट्टे 0.16 प्लस x बराबर ये -3 दिया, इसको जब हम लोग दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 3 × 10⁻⁻⁸ बट्टे x। यहाँ पर 10⁻⁻⁸ से 10⁻⁻⁸ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5/0.16 प्लस x बराबर 3/x। इसका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x और इधर इसका गुणा करेंगे तो 16 48 हो जाएगा। 2 अंक पे लगा है तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, फिर प्लस 3 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। जब 3x इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3x बराबर 0.48। 5 से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 0.48। तो यहाँ पे जब x बराबर निकालेंगे तो 0.48/2। अब इसके बाद जब 2 से भाग करेंगे इसको तो ये हो जाएगा फिर x बराबर 0.2 दूनी 4 और 2 चौको 8, तो x का मान आ गया 0.24 मीटर। तो यहाँ पर x का मान आया, x का मतलब b P1 बराबर आया 0.24 मीटर। अगर इसको आप सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 0.24 × 100, तो ये बदल जाएगा सेंटीमीटर में, यानी कि आप लिख सकते हो बराबर 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर b P1 यानी कि आवेश Q2 से ये दूरी निकाली गई, अगर हम लोग आवेश Q1 से ये दूरी निकालेंगे तो यहाँ पर फिर लिखा जाएगा a P1 और a P1 बराबर था 0.16 प्लस x, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप फिर 0.16 प्लस x का मान जो मीटर में निकला है वो निकला 0.24। इसको जब जोड़ेंगे तो ये फिर हो जाएगा 0.40 मीटर।
तो यहाँ पर ये मीटर में है, अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये फिर हो जाएगा 0.40 गुणे 100, तो ये भी बदल जाएगा सेंटीमीटर में, यानी कि ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो अगर आवेश Q1 से दूरी निकालेंगे तो वो 40 सेंटीमीटर होगी, और अगर आवेश Q2 से दूरी लिखेंगे तो फिर वो 24 सेंटीमीटर होगी। यानी कि पहले आवेश से 40 सेंटीमीटर दूरी पर विभव शून्य होगा और दूसरे आवेश से 24 सेंटीमीटर दूरी पर विभव शून्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समखटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। खटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। तो ये खटभुज लिया गया जिसमें 6 भुजाएं हैं और इसके प्रत्येक शीर्ष पर जो है 5 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया गया। तो शीर्षों को मान लिया गया A, B, C, D, E और F, और इसकी जो भुजा दी गई है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम लोग भुजा मान लेते हैं इसकी A। तो समखटभुज इसलिए सभी भुजाएं जो होंगी बराबर होंगी। तो समखटभुज के सभी शीर्षों की जो है वो केंद्र से दूरी समान होती है और ये दूरी जो है उसकी भुजा के बराबर होती है, यानी कि ये दूरियां जो होंगी वो भी कितनी हो जाएंगी A। तो यहाँ पर A बराबर जो दिया गया है वो दिया गया है 10 सेंटीमीटर। इसको अगर आप मीटर बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात -2 मीटर। तो ये हो गई भुजा। इसके बाद जो आवेश दिया गया है वो 5 माइक्रोकूलाम सभी पर दिया गया। तो हम सीधे लिख देते हैं Q बराबर 5 माइक्रोकूलाम, यानी कि लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। तो ये आवेश जो है सभी शीर्षों पर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको किसी एक बिंदु पर स्थित आवेश के कारण केंद्र पर वैद्युत विभव निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण केंद्र पर विभव, तो इसका सूत्र हो जाएगा फिर V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R। तो यहां पर R भी लिख सकते हैं या फिर इसकी जगह पे सीधे सीधे आप A लिख सकते हैं। तो फिर ये हो जाएगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9, फिर गुणे यहाँ पर आवेश दिया गया है Q1 और Q दिया गया, तो Q का मान है 5 गुणे 10 की घात -6 और बटे भुजा जो दी गई है वो है 10 गुणे 10 की घात -2। तो फिर ये हो जाएगा V1 बराबर 9 गुणे 5 गुणे 10 की घात, ये 9 में से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3, ये माइनस का 2 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा और बट्टे में बचेगा 10। इसके बाद ये हो जाएगा V1 बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 9 × 45 गुणे 10 की घात 3 और 2 मिलके हो जाएगा 5। ये 10 की घात यहाँ पर मानेंगे, एक जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1, यानी कि V1 बराबर आ जाएगा 45 गुणे 10 की घात 4। विभव निकाल रहे थे तो इसका मान हो जाएगा उल्ट में। तो ये हम लोगों ने एक बिंदु पर स्थित आवेश के कारण निकालना है। अगर अभी आपको सभी शीर्षों के कारण निकालना है तो अब आप लिखेंगे अतः सभी शीर्षों पर स्थित आवेशों के कारण O पर विभव। तो सभी शीर्षों पर आवेश समान था, इसलिए सभी शीर्षों के द्वारा केंद्र पर आरोपित जो विभव होगा वो समान होगा। तो जब हम लोग केंद्र पर विभव ज्ञात करेंगे सभी शीर्षों के कारण, तो आप लिख सकते हैं सीधे V बराबर 6 × V1। एक आवेश के कारण निकाल लिया है, बाकी सभी के कारण आवेश जब निकालेंगे तो टोटल आवेश दिए 6, तो आप 6 का गुणा V1 में कर देंगे। तो फिर ये हो जाएगा V बराबर 6 गुणे V1 का मान आया है 45 गुणे 10 की घात 4। इसका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 30, 6 चौको 24 और 3 27, यानी कि 270 गुणे 10 की घात 4। या फिर आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ 270 में जो दशमलव दिया है वो लास्ट में दिया जाएगा, दशमलव 1 अंक के बाद होना चाहिए मानक रूप में लिखने के लिए। तो 2.7 गुणे 10 की घात 0.1, 2 अंक और लेकर तो यहाँ 2 और ऐड कर देना, तो 10 की घात 6 वोल्ट। तो ये खटभुज के केंद्र पर विभव हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं A एवं B पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलाम तथा -2 माइक्रोकूलाम रखे हैं। पहला इसमें ज्ञात करना निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए, और दूसरा है इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। तो ये दो बिंदु लिए गए A और B, इनके बीच की दूरी है 6 सेंटीमीटर। A पर हम लोग आवेश मान लेते हैं Q1 और इसका मान है 2 माइक्रोकूलाम। B पर आवेश मान लेते हैं Q2 और इसका मान है -2 माइक्रोकूलाम, यानी कि आप लिख सकते हैं Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलाम बराबर 2 गुणे 10 की घात -6 कूलाम, और Q2 बराबर हो जाएगा -2 माइक्रोकूलाम बराबर -2 गुणे 10 की घात -6 कूलाम, और इनके बीच की जो दूरी दी गई है वो 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं AB बराबर जो दिया गया है वो 6 सेंटीमीटर दिया गया है। इसको अगर मीटर बदलेंगे तो फिर 6 गुणे 10 की घात -2 मीटर, या फिर इसको आप लिख सकते हो 0.06 मीटर। तो ये दूरी जो हो जाएगी वो मीटर में हो जाएगी।
अब इसके बाद ए एवं बी पर दो आवेश स्थित हैं, तो हम लोगों को इस समविभव पृष्ठ की पहचान करनी है। तो समविभव पृष्ठ यानी कि इसका मध्य बिंदु हम लोग ले लेते हैं, एक मध्य बिंदु मान लेते हैं, कौन सा है, सी। तो जब मध्य बिंदु लेंगे तो यहां से यहां तक की दूरी आधी हो जाएगी, यानी कि इस दूरी को आप लिख सकते हो 0.03, और आधी दूरी इधर की हो जाएगी, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 0.03, यानी कि AC बराबर हो जाएगा 0.03 मीटर और BC बराबर हो जाएगा 0.03 मीटर। तो दो दिए गए आवेशों के निकाय का समविभवी पृष्ठ A व B को मिलाने वाली रेखा के अभिलंबवत होगा, यानी कि जो इसका समविभवी पृष्ठ होगा वो अभिलंबवत होगा, यानी कि हम लोग समविभवी पृष्ठ बना देते हैं, ये इसको मिलाने वाली रेखा के अभिलंबवत हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग AB के मध्य बिंदु C से यह पृष्ठ गुजर रहा है, यानी कि AB के मध्य बिंदु C से यह पृष्ठ गुजर रहा है, इसीलिए यहाँ से दूरियां जो है मध्य बिंदु पे ली गई हैं, यानी कि आधी आधी कर दी गई। तो हम लोग C पर विभव निकालेंगे, यानी कि C पर विभव। तो जब C पर विभव निकालेंगे तो विभव के लिए सूत्र हो जाएगा V बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले आवेश के कारण यानी कि Q1 के कारण, तो इसको हम लोग मान लेते हैं V1, और फिर दूसरे आवेश के कारण यानी कि इसको मान लेते हैं V2। तो फिर V बराबर, इसका सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटे पहली दूरी है AC, फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बटे दूसरी दूरी हो जाएगी BC। इसके बाद V बराबर यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पूरे में कॉमन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर Q1 का मान 2 गुणे 10 की घात -6 और AC का मान 0.03, फिर प्लस Q2 का मान जो दिया है वो दिया है -2 गुणे 10 की घात -6 बट्टे 0.03, इतना हो गया। यानी कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर ये 2 गुणे 10 की घात -6 0.03, ये बट्टे में हो जाएगा, फिर प्लस माइनस मिलकर ये हो जाएगा -2 गुणे 10 की घात -6 बट्टे 0.03। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोनों परिमाण समान है और बीच में चिन्ह लगा है माइनस, तो प्लस माइनस मिलकर कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि विभव का मान जो आ जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा गया कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव जो होगा वो समान होगा और समान विभव होगा और इसका मान कितना होगा, 0। इसका मतलब यह एक समविभवी पृष्ठ है। इससे इसकी पहचान हो गई कि इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव है वो समान है और इस समान विभव का मान कितना है, 0। तो आप लिख सकते हो कि अतः यह एक समविभवी पृष्ठ है। इसके बाद इसी का जो बी नंबर दिया गया था उसमें पूछा गया था इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी। तुम लोगों को पता है कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो हमेशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। तो ये प्लस आवेश दिया गया और ये माइनस आवेश दिया गया, यानी कि इसकी दिशा जो होगी वो ए से बी की ओर होगी। तो आप लिख सकते हैं कि चूंकि वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस आवेश की ओर दिष्ट होता है, इस प्रकार यहाँ वैद्युत क्षेत्र पॉजिटिव बिंदु ए से निगेटिव बिंदु बी की ओर कार्य करता है। अतः यह समविभवी पृष्ठ के अभिलंबवत है। अभिलंबवत कैसे होगा, आप ध्यान दीजिए, यह ए से बी की ओर कार्य करेगा और जो पृष्ठ दिया गया है वो ए और बी के लंबवत दिया गया है, तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो समविभवी पृष्ठ के लंबवत हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 गुणे 10 की घात -7 कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसके बाद इसमें ज्ञात करना पहला गोले के अंदर, फिर दूसरा है गोले के ठीक बाहर और तीसरा है गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो यहाँ पर जो पहले त्रिज्या दी है गोले की वो है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या को लिख देंगे r बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 12 गुणे 10 की घात -2 मीटर। तो ये त्रिज्या हो गई। और गोलीय चालक के पृष्ठ पर जो आवेश फैला है, यानी कि जो पृष्ठ पर आवेश दिया गया उसका मान है Q बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -7 कूलाम। तो ये आवेश पृष्ठ पर फैला है। तो इसमें पहले हम लोग ज्ञात करना गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें ध्यान दीजिए आप लोग, क्योंकि गोलीय चालक के अंदर आवेश शून्य होता है। शून्य क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दिया है सवाल में कि गोलीय चालक के पृष्ठ पर, यानी कि जो आवेश फैला है वो गोलीय चालक के पृष्ठ पर फैला है और यहाँ पर तो फिर गोलीय चालक के जो अंदर होगा वो आवेश होगा शून्य। तो जब आवेश शून्य हो जाएगा तो गोलीय चालक के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका मान भी क्या होगा, शून्य हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा जो पॉइंट दिया था वहां पे गोले के ठीक बाहर, इसका मतलब अब ध्यान दीजिए, जैसे कि ये गोला ले लिया गया है तो यहाँ पर जो गोले की त्रिज्या दी गई थी उसी को हम लोगों ने माना है r, ये गोले का केंद्र हो गया।
तो गोले के ठीक बाहर यानी कि हम लोगों को इस पृष्ठ पर तीव्रता ज्ञात करनी है। इसका मतलब केंद्र से लेकर पृष्ठ तक की दूरी हम लोग r प्रयोग करेंगे। तो गोले के ठीक बाहर तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। उसके बाद E बराबर इसका मान हो जाएगा 9 × 10⁻9 गुणे Q का मान दिया है 1.6 × 10⁻7 R का मान हो जाएगा 12 × 10⁻2 मीटर दिया हुआ है R का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। उसके बाद हो जाएगा E बराबर 9, यहाँ पर 1.6 का गुणा 9 में करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 14.4 गुणे 10⁻9 और यहाँ पर 10⁻7 घटा देंगे तो 9 - 7, फिर बट्टे में 12 का वर्ग हो जाएगा 144 गुणे 10⁻4। इसके बाद फिर E बराबर यहाँ पे हम लोगों को 144 से भाग करना है, लेकिन ऊपर 14.4 दिया तो दशमलव हम लोग एक अंक दाईं तरफ ले जाएंगे। तो जब एक अंक दाईं तरफ दशमलव ले जाएंगे तो हो जाएगा 144 गुणे 10⁻9 से 7 घटेंगे तो यहाँ पर बचेगा 9 में से 7 घटाने पर 2, और इसके बाद हम लोग दशमलव एक अंक दाईं तरफ ले गए तो एक और माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -1 और बट्टे में हो जाएगा 144 गुणे 10⁻4। इसके बाद E बराबर 144 से 144 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणे 10⁻2 से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1, फिर 10⁻4 ऊपर ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा, यानी कि E बराबर आ जाएगा 10�5 न्यूटन प्रति कूलाम, यानी कि गोले के ठीक बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो 10�5 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। इसके बाद तीसरी कंडीशन है गोली चालक के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि अब की बार जो R का मान दिया गया वो 18 सेंटीमीटर दिया गया, इसको मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 18 गुणे 10⁻2 मीटर। तीव्रता का सूत्र फिर वही लिखना है आपको, E बराबर 9 गुणे 10⁻9 Q/r²। इसके बाद हो जाएगा E बराबर 9 गुणे 10⁻9, यहाँ पर Q का मान लिखेंगे तो Q का मान था 1.6 गुणे 10⁻7 बटे R का मान 18 गुणे 10⁻2 का होल स्क्वायर। इसके बाद E बराबर इसका फिर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14.4 गुणे 10⁻, यहाँ पर ध्यान दीजिए 9 में से 7 घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 2, यानी कि 10⁻ हो जाएगी 2, फिर बटे में यहाँ पे 18 गुणे 18 का स्क्वायर दिया तो इसको आप 18 गुणे 18 भी लिख सकते हैं, फिर गुणे में हो जाएगा 10⁻4। तो इसको जब आप हल करेंगे तो हल करने पर इसका मान फिर आएगा 4.4 गुणे 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये गोले चालक से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर तीव्रता हो जाएगी। बाकी आप लोग इसको जैसे B नंबर में भी हल किया गया सेम उसी तरह आप लोग हल कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 पिकोफैरड है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, पहले दिया यहाँ पे समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है, यानी कि ये जो धारिता दी गई है वायु में दी गई है, और वायु में धारिता को लिखते हैं C0 से। इसका मान दिया है 8 पिकोफैरड, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 8 गुणे 10⁻12 फैरड। तो इसका सूत्र हो जाएगा वायु में धारिता का C0 बराबर ε0A/d। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसके बाद लिखा है कि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और इनके बीच के स्थान पर 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए। इसके बाद लिखना प्रश्न अनुसार, यानी कि दूरी को आधा किया गया तो जहां हम लोगों ने d का प्रयोग किया था वहां पे d/2 हो जाएगा, और अब की बार परावैद्युतांक का मान दिया गया है k बराबर 6। तो जब परावैद्युतांक का प्रयोग करते हैं तो धारिता का फिर सूत्र होता है C बराबर ε0A, और k भी लग जाता है इसमें तो k ε0A/d, लेकिन अब की बार d की जगह पे प्रयोग करना है आपको d/2। तो ये 2 पलट के ऊपर जाएगा तो फिर ये हो जाएगा C बराबर 2k ε0A/d। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद समीकरण 2 को 1 से भाग करना, यानी कि जो समीकरण 2 उसको 1 से भाग करना, तो जब भाग करेंगे तो फिर ये हो जाएगा C/C0, इधर C था यहाँ पे C0 से भाग होगा। जब दाईं तरफ करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 2k ε0A/d। जब 1 से भाग करेंगे तो ये संख्या पलट के आएगी ऊपर, तो ये हो जाएगा फिर d/ε0A। d से d कट जाएगा, ε0 से ε0 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो फिर ये आएगा C/C0 बराबर 2k,
या फिर आप इसको लिख सकते हैं C बराबर 2K C0। तो ये हो जाएगा C बराबर 2, K का मान हो जाएगा 6 और C0 का मान हो जाएगा 8 गुणे 10 की घात माइनस 12। इसका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा फिर C बराबर 6 दूनी 12 और 12 का गुणा 8 में करेंगे तो ये हो जाएगा 96 गुणे 10 की घात माइनस 12। इतना हो गया, तो ये मान आ गया फैरड में। या फिर इसको आप लिख सकते हैं C बराबर 96 पिको फैरड, क्योंकि पिको में 10 की घात माइनस 12 होते हैं। तो धारिता आ गई फिर 96 पिको फैरड, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है 9 पिको फैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो इसमें पहला ज्ञात करना है संयोजन की कुल धारिता क्या है, और दूसरा है यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण का मतलब सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। तो धारिता दी है 9 पिको फैरड 3 संधारित्रों की, यानी तीनों की धारिताएं हैं 9 पिको फैरड। तो आप लिख सकते हैं C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर 9 पिको फैरड। अब इसके बाद हम लोगों को जो पहला ज्ञात करना है वो लिखा है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया और संयोजन की कुल धारिता ज्ञात करनी है। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/C बराबर 1/C1 1/C2 और फिर 1/C3। तो ये हो जाएगा 1/C बराबर 1/C1 का मान 9, फिर 1/C2 का मान 9 और C3 का मान भी 9। तीनों का हर बराबर है तो ऊपर की संख्या जुड़ जाएंगी 1, 2 और 3। तो ये हो जाएगा 3/9, यानी कि 1/C बराबर जब इसको भाग करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। तो 1/C बराबर 1/3, यानी कि C बराबर आ जाएगा 3 पिको फैरड। तो कुल धारिता जो आ गई संयोजन की वो आ गई 3 पिको फैरड। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने पिको फैरड में ही मान रखा है, इसलिए इसका आंसर जो आएगा वो पिको फैरड में ही आएगा। अब इसके बाद जो दूसरा इसका दिया गया उसमें लिखा है यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर, यानी कि प्रत्येक संधारित्र का मतलब तीनों संधारित्रों पर अलग अलग विभवांतर हम लोगों को बताना है। तो ध्यान दीजिए, इसका बी नंबर जो है इसमें विभव दिया गया है 120 वोल्ट 120 वोल्ट, ये हो गया। इसके बाद तो इस पर हम लोगों को तीनों प्रत्येक संधारित्र विभवांतर क्या होगा, यानी कि विभवांतर बताना है। तो श्रेणी क्रम जो होता है उसमें आवेश समान होता है, तो आवेश समान होने के लिए आप पहले इसका आवेश निकालोगे, यानी कि Q बराबर सूत्र होता है CV। तो Q, तो यहाँ पर C का मान रख दिया गया 3 पिको फैरड और गुणे 120 वोल्ट, ये विभव का मान हो गया। तो श्रेणी क्रम में जो आवेश होता है वो पूरे का समान होता है। अब हम लोगों को तीनों संधारित्रों के पर विभवांतर निकालना है और धारिताएं समान दी हैं, तो इसलिए आप सीधे लिख सकते हैं V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर Q/C1 बराबर Q/C2 बराबर Q/C3। ऐसा लिख देने से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आवेश जो होता है वो सब पर समान होता है और यहाँ पर धारिताएं जो है वो तीनों की बराबर है। तो जब हम लोग आवेश ज्ञात करेंगे तो सीधे Q का मान हो जाएगा 3 पिको फैरड गुणे 120 वोल्ट और बटे C1 बराबर C2 बराबर C3 के मान थे जो वो थे 9 पिको फैरड, इतना हो जाएगा। तो जब इसको आप हल करेंगे तो ध्यान दीजिए 3 एकम 3 3 त्रिका 9। इसके बाद 3 से जब 120 को भाग करेंगे तो फिर ये आएगा 40 पिको फैरड से पिको फैरड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा वोल्ट, यानी कि V1 बराबर V2 बराबर V3। तीनों पर जो विभवांतर होगा उसका मान हो जाएगा 40 वोल्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया 2 पिको फैरड 3 पिको फैरड और 4 पिको फैरड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए। पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम। तो यहाँ पर पहला ज्ञात करना है संयोजन की कुल धारिता। तो पहले तो यहाँ पर C1 का मान दिया गया 2 पिको फैरड, C2 का मान दिया गया 3 पिको फैरड और C3 का मान दिया गया 4 पिको फैरड। तो पहला ज्ञात करना है संयोजन की कुल धारिता और इसको जोड़ा किस क्रम में गया था, पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम और समांतर क्रम में धारिता का सूत्र होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4। तो जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 9 और ये दिया गया था पिको फैरड में, तो इसका मान भी आ जाएगा पिको फैरड में, यानी कि कुल धारिता आ गई 9 पिको फैरड। इसके बाद अब इसका सेकंड नंबर इसमें दिया गया यदि संयोजन को 100 वोल्ट के, यानी कि हम लोगों को जो विभव दिया गया है वो दिया गया है 100 वोल्ट। तो 100 वोल्ट के संभरण यानी कि सप्लाई से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करना है, यानी कि आपको सभी संधारित्रों पर आवेश ज्ञात करना है। यानी कि पहले संधारित्र की जो धारिता थी वो थी 2 पिको फैरड, इसको जब आप फैरड में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात माइनस 12 फैरड। तो ये पहले संधारित्र की धारिता। जब पहले संधारित्र पर आवेश निकालेंगे तो वो हो जाएगा Q1 बराबर C1V। विभव जो होता है सभी पर समान होता है समांतर क्रम में, तो ये C1 का मान लिखेंगे 2 गुणे 10 की घात माइनस 12। इसके बाद फिर गुणे V का मान दिया गया है 100। तो फिर ये हो जाएगा Q1 बराबर, जब इसका गुणा करेंगे 100 का गुणा 2 में करना, या फिर इसको आप लिख सकते हो 2 गुणे
10⁻⁻10 और ये आवेश निकालना है इसलिए कूलाम हो जाएगा। तो ये पहले संधारित्र पर आवेश आ गया। इसके बाद दूसरे संधारित्र की धारिता दी गई है C2 बराबर 3 पिकोफैरेड। इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻12 फैरेड। फिर जब इस पर आवेश निकालेंगे तो फिर Q2 बराबर हो जाएगा C2V। तो यहाँ पे C2 का मान हो जाएगा 3 × 10⁻12 और V का मान हो जाएगा 100। तो फिर ये हो जाएगा Q2 बराबर 3 × 10⁻10। फिर ये 100 का मतलब 10⁻2 और 2 इससे घट जाएंगे तो इतना आ जाएगा। आवेश निकालना है, इसका मान भी हो जाएगा कूलाम। इसके बाद तीसरे संधारित्र की जो धारिता दी गई है वो है 4 पिकोफैरेड। इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻12 फैरेड। जब आवेश निकालेंगे तो फिर Q3 बराबर, यहाँ पे फिर सूत्र लिखेंगे तो C3 × V। तो C3 का मान हो जाएगा 4 × 10⁻12 और V का मान हो जाएगा 100। तो फिर आप लिख सकते हैं Q3 बराबर 4 × 10⁻10 कूलाम और ये तीसरे संधारित्र पर आवेश आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर तथा उनके बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है। संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए, यानी कि धारिता ज्ञात करनी है। और यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण यानी कि सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा। तो ध्यान दीजिए, पहले दिया है पट्टिका का क्षेत्रफल, यानी कि हम लोगों को A बराबर दिया गया है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल दिया है। और उनके बीच की दूरी दी गई है D बराबर 3 mm। इसको जब मीटर बदलेंगे तो ये लिख सकते हैं आप 3 × 10⁻³ मीटर। इसके बाद विभव दिया गया है 100 वोल्ट, इसको आप लिख सकते हैं V0 बराबर 100 वोल्ट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए V0 क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर वायु वाले एक समांतर संधारित्र की बात की गई है, यानी कि जो धारिता ज्ञात करनी है आपको वायु में ज्ञात करनी है, यानी कि यहाँ पर C0 का मान आपको ज्ञात करना है और Q1 और Q2 का मान ज्ञात करना है। इतना हो जाएगा। तो वायु में संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है C0 बराबर ε0A/d। इतना हो जाएगा। इसके बाद ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12। फिर गुणे A का मान हो जाएगा 6 × 10⁻³ फिर बट्टे D का मान हो जाएगा 3 × 10⁻³ तो फिर ये हो जाएगा C0 बराबर, यहाँ पे 10⁻³ से 10⁻³ कट जाएगा तो ये हो जाएगा 8.85 × 10⁻12 गुणे यहाँ 3 से जब 6 को काटेंगे तो 3 दूनी 6। तो फिर ये हो जाएगा C0 बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा गुणे 10⁻12। धारिता निकाल रहे थे तो इसका मान हो जाएगा फैरेड, या फिर इसको आप लिख सकते हैं C0 बराबर 17.70 पिको फैरेड। इतना लिख सकते हैं पिको, 10⁻12 की जगह पे लिख दिया गया पिको। या फिर इसको आप चाहे तो C0 बराबर, फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए दशमलव के बाद वाला अंक 5 से बड़ा है तो आप पहले एक जोड़ सकते हैं, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 18.0 पिको फैरेड। तो ये वायु में संधारित्र की धारिता हो जाएगी। अब इसके बाद आवेश निकालना है प्रत्येक प्लेट पर, तो सूत्र होता है आवेश का Q बराबर CV। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं C0 V0। तो यहाँ पर जो C0 का मान रखा जाएगा वो पिको फैरेड में नहीं रखा जाएगा, फैरेड में रखना, तो आप इसको लिख सकते हैं फिर 18 × 10⁻12 ये C0 का मान हो जाएगा। फिर गुणे V0 का जो मान दिया गया था वो दिया गया था 100। तो फिर आप लिख सकते हैं Q बराबर 18 × 10⁻, यहाँ पर 2 जीरो हैं यानी कि 100 को लिख सकते हैं 10⁻2 और 10⁻2 जब इससे घटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा फिर -10। या फिर आप लिख सकते हैं Q बराबर 1.8 × 10⁻9 कूलाम। यहाँ पे दशमलव 18 के बाद होगा तो आप दशमलव जब एक अंक पहले ले जाएंगे तो यहाँ पर एक कम हो जाएगा, तो ये आ गया 1.8 × 10⁻9 कूलाम। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने आवेश को Q से लिख दिया। आपको प्रत्येक प्लेट पर ज्ञात करना है, तो संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर जो आवेश होता है वो परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत होता है, इसलिए आप लिख सकते हैं कि Q1 बराबर 1.8 × 10⁻9 कूलाम और Q2 बराबर -1.8 × 10⁻9 कूलाम। तो ये प्रत्येक प्लेट पर आवेश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आवेश निकाल लिया गया था। तो आवेश का जो है परिमाण समान होता है प्लेटों पर और प्रकृति विपरीत होती है, यानी कि एक में धनात्मक होता है और एक में ऋणात्मक, इसलिए आप Q1 को प्लस में और Q2 को माइनस में लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, अभ्यास 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि 3 mm मोटी अभ्रक की एक सीट के बराबर 6 यहाँ पे परावर्तनांक दिया है रख दी जाती है तो स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा जब विभव
संभरण जुड़ा ही रहेगा, यानी कि जब विभव सप्लाई जुड़ी ही रहेगी तब क्या होगा, और दूसरी कंडीशन है कि संभरण को हटा लिया जाए, यानी कि जब सप्लाई को बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, ये बताना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है अभ्यास 2.8। अभ्यास 2.8 का मतलब जो अभी हम लोगों ने इसके पहले का क्वेश्चन हल किया है उसी में जो संधारित्र दिया गया था उसी की पट्टिकाओं के बीच। तो अब ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन नंबर 2, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2.8। तो बीच में ध्यान दीजिए, जो संधारित्र दिया गया था उसका क्षेत्रफल था 6 × 10⁻³ और दूरी 3 mm, और जो विभव दिया गया था वो था 100 वोल्ट। तो अब मैं इसको दोबारा से नहीं हल करूंगा, आप लोग इसी को देख के हल कर लेना दोबारा। मैं यहाँ से डायरेक्ट मान रख रहा हूँ, यानी कि जो धारिता निकाली गई थी C0, इसका मान है 18 पिकोफैरड। तो यहाँ पर हम लोग C0 का मान ले लेंगे 18 पिकोफैरड, या फिर इसको लिख सकते हैं 18 × 10⁻12 फैरड। ये तो धारिता हो गई। इसके अलावा जो आवेश निकाला गया, और आवेश का मान है 18 × 10⁻8 या फिर 1.8 × 10⁻9 कूलम। तो यहाँ पर आवेश का मान लिख देंगे 1.8 × 10⁻9 कूलम। तो ये धारिता हो गई और ये आवेश हो गया। तो अब इसमें बताया जा रहा था कि जब 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं, यानी कि जो संधारित्र दिया गया है, अगर उसमें हम लोग के बराबर 6 यानी कि परावर्तन की पट्टी रख दें तो उसकी धारिता, यानी कि ध्यान दीजिए परावर्तित पदार्थ रखते हैं तो उस समय धारिता का सूत्र होता है C = KC0, यानी कि जो नई धारिता होगी उसको लिख दिया गया है C से, तो C बराबर हो गया KC0। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे C बराबर K का मान दिया गया है 6 और C0 का मान था 18 × 10⁻12, यानी कि जब इसका गुणा करेंगे आप तो 18 छक्का होता है 108 × 10⁻12 फैरड, ये हो जाएगा। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 108 पिको फैरड, यानी कि जब हम लोग परावर्तित पट्टी प्रवेश करा देंगे तो जो नई धारिता होगी वो वायु में धारिता की 6 गुनी हो जाएगी। अब इसके बाद इसमें बता दिया गया कि विभव वोल्टेज संभरण जुड़ा ही रहेगा, यानी कि जब विभव सप्लाई जुड़ी ही रहेगी। तो फिर ध्यान दीजिए, आप जब वोल्टेज सप्लाई जुड़े रहें तो प्लेटों के बीच विभवांतर नियत, यानी कि 100 वोल्ट जो दिया गया था वही रहता है। अतः नया आवेश, तो जो नया आवेश होगा इसको हम लोग लिख देते हैं Q डैश से। तो जो नया आवेश होगा वो पहले आवेश का कितना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। तो फिर इसको लिखेंगे हम लोग 6 × पहले का आवेश जो था वो 1.8 × 10⁻9 कूलम। तो फिर इसका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18 छक्का 108, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, × 10⁻9 कूलम, या फिर दशमलव एक अंक आप इधर लाएंगे तो 1.08 × 10⁻8 कूलम। तो ये नया आवेश आ जाएगा। इसके बाद जब संभरण को हटा लिया जाएगा तो संधारित्र पर आवेश वही रहता है, यानी कि जब हम लोग विभव की सप्लाई बंद कर देते हैं तो आवेश जो है वही रहता है। तो आवेश वही रहता है, तो इसका मतलब जो आवेश का मान दिया गया था वो Q बराबर 1.8 × 10�−9 कूलम, वो आवेश वही रहेगा, लेकिन जो नया विभवांतर होता है वो घट जाता है। और इसको निकालने के लिए सूत्र लिखेंगे आप V डैश बराबर V0/K, जितना परावर्तांक होगा उससे भाग करना है। तो V डैश बराबर V0, यानी कि जो पहले का विभव दिया गया था वो 100 दिया गया था और K का मान दिया गया 6। तो जब 6 से 100 को भाग करेंगे आप तो यहाँ पर आएगा फिर 16.6 वोल्ट। तो ये नया विभव हो जाएगा। तो इस सवाल को हल करने के लिए आपको पहले 2.8 में जो क्वेश्चन दिया गया वो पूरा हल करके आपको वहां पर वायु में धारिता, यानी कि जो हमने यहाँ पे लिख दिया था C0 बराबर और आवेश, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो फिर आपको आगे हल करना है। तो यहाँ पर मैंने हल नहीं किया है, आप लोग ये चीज उसी क्वेश्चन से देख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया 12 पिकोफैरड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। तो 12 पिकोफैरड का एक संधारित्र, यानी कि धारिता दी है C बराबर 12 पिकोफैरड, इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 12 × 10⁻12 फैरड। इसके बाद 50 वोल्ट की बैटरी से V बराबर दिया है 50 वोल्ट और ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो सूत्र होता है U बराबर ½ CV²। तो ये हो जाएगा फिर U बराबर 1/2, C का मान 12 × 10⁻12 और V² विभव 50 दिया है। इसका जब वर्क करेंगे तो आप लिख सकते हैं 50 × 50, यानी कि स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ जब 2 से 50 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, यानी कि U बराबर आएगा, फिर गुणा करेंगे तो 25 × 125 और ये हो जाएगा 0, फिर गुणे 12 और गुणे 10⁻12 इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद U बराबर जब गुणा करेंगे इसका तो 0, 12 × 60 फिर 0, 12 दूनी 24, 24 और 6 30 फिर 0, 12 कम 12 और 3 मिलके हो जाएगा 15 गुणे 10⁻12। तो U बराबर
अब यहाँ पे दशमलव एक अंक पे लाना है, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे 1.5। तो दशमलव कितने अंक आया, 1 2 3 4, तो गुणे 10 की घात -12 और +4, तो जब प्लस का 4 इसमें ऐड होगा तो ये आ जाएगा फिर माइनस का 8, तो इसको लिख दिया गया। फिर 1.5 गुणे 10 की घात -8 ऊर्जा निकाला है, तो इसका मान हो जाएगा जूल। ये इसका आंसर हो जाएगा।